Hello students, today I'll discuss about change of state, latent heat and calorimetry. So first of all, I'll discuss about change of state. चेंज ऑफ स्टेट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मैटर। मैटर को थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तुम्हारा फर्स्ट वन इज द सॉलिड, अनदर वन इज द लिक्विड एंड अनदर वन इज द गैस। मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर का तीन फॉर्म होता है अपना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, जिसको हम लोग को रीड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली हम लोग को जानना है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें चेंज ऑफ स्टेट की बात की जाए तो इसका मतलब है कि कन्वर्सन, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड है तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना। तो किस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है हम लोग को, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मान लो एक बकेट ऑफ वाटर है हमारे पास, एक बकेट में वाटर है, या तो किसी बीकर में वाटर है अपने पास, एक कंटेनर है जिसमें वाटर रहे कुछ इस तरीके से, और इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में कुछ है। या फिर वाटर को ना लेकर के यदि सॉलिड को तुम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसा करो, आइस का पीस ले लो, एक आइस का पीस। ये आइस का पीस है। हम जानते हैं कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे से नीचे जो यदि हम जाएंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। या फिर कह सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जो है सो आइस होता है। तो आइस को यदि मतलब उसके नीचे जितना भी 0 डिग्री से जितना नीचे नीचे टेम्परेचर होगा वहाँ पे तो आइस हमको मिलेगा। तो आइस किस फॉर्म में है? ये हम लोग का सॉलिड फॉर्म में है। यदि इसको हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। और यदि टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? हीट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि हम इसके ऊपर हीट मतलब देना स्टार्ट कर दें, इसको यदि हम हीट करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? यदि इसमें हीट मतलब क्यू, हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि हीट इसमें देंगे तो इसका टेम्परेचर जो है सो बढ़ेगा। तो कितना से कहाँ तक हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे देख लो। हम स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो आइस का टेम्परेचर है दैट मीन द -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ इस तरीके से हम टेम्परेचर को इसका इंक्रीज करें तो जो सो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या है? सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से यदि लिक्विड को फिर हमको गैस में कन्वर्ट करना है, या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उसको किस तरीके से हम लोग करेंगे? तो जैसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको मिल गया, अब 0 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा यदि उसमें और हीट को हम इंक्रीज़ करें, मतलब जितना ज़्यादा हीट उसमें हम देते जाएंगे या तो कुछ देर तक कुछ टाइम पीरियड के लिए यदि हम हीट उसमें सप्लाई करते रहें तो क्या करता है? आइस उस हीट को ऑब्जॉर्व करेगा और धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होना मतलब वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और जाकर के फिर क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर से फिर वेपर में जाएगा तो क्या है ना कि ये इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किस में चला जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जाएगा तो वहाँ से उसका वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। वेपर, वाटर जो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हारा क्या है? सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड में गया, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हमको क्या देना पड़ा? इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा, मतलब हीट देना पड़ा, तब जाकर के लिक्विड बना। अब लिक्विड में जब हीट हम दे रहे हैं तो उसका जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो वो जाकर के वेपर में बन मतलब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इस जो कन्वर्सन है इसको किस तरीके से हम लोग साइंस में इंडिकेट करेंगे, आई मीन फिजिक्स में किस तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं? तो एक्चुअली यदि आप बोलना चाहो इसको, यदि हम आइस से वाटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब मिनिमम टेम्परेचर से मैक्सिमम टेम्परेचर की तरफ यदि हम जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। तो यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो इसको बोला जाता है, इस कन्वर्सन में यदि यहाँ पे देखा जाए तो इसको बोला जाता है तुम्हारा, ये पॉइंट जो है सो मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? ये मेल्ट कर जा रहा है। मतलब -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक गए तब जा करके ये पूरा मेल्ट हो गया। मतलब ये इस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। और यही चीज़ जस्ट रिवर्स करें, यदि उल्टा काम करें तो मतलब कि अब हमको क्या करना है? इसका टेम्परेचर को हम रिड्यूस करना स्टार्ट कर दें। बेसिकली 4 डिग्री सेल्सियस पे 100% वाटर बनता है, तो मान लो -10 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तक है तो यह वाटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि यहीं से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्ट मतलब वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। बट वही यदि हम रिवर्स जाएँ, जस्ट उल्टा काम करें, मतलब इसका टेम्परेचर को आप डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दें। यदि टेम्परेचर को डिक्रीज़ आप करते हो, टेम्परेचर को घटाते हो, तो ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं उसको फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे क्या है ना कि हम लोग वाटर को रात में हम लोग किसी कंटेनर में डाल करके हम लोग फ्रिज में छोड़ देते हैं। तो फ्रिज में छोड़ते हैं तो क्या होता है कि
सुबह तक वो आइस बन जाता है, मतलब उसको ओपन करके हम ऑन करके छोड़ देते हैं तो फ्रिज में वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो आइस बनने का कारण क्या है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। मान लो वाटर तुम उसमें, जिस समय वाटर को तुम फ्रिज में पुट किए उस समय वाटर का टेम्परेचर जो था वो मान लो कि तुम्हारे पास 40 डिग्री सेल्सियस का था, तो 40 डिग्री सेल्सियस को रिड्यूस किया, कुछ टाइम लेगा रिड्यूस करने के लिए, कुछ तो टाइम लेगा। तो वो रिड्यूस कौन कर रहा है, फ्रीजर। फ्रीजर जो है सो उसको रिड्यूस कर रहा है और रिड्यूस करके उसका टेम्परेचर को जो है सो डिक्रीज कर देता है और जा करके फाइनली वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब उस आइस को हम मॉर्निंग में निकालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो तुम्हारा 0 डिग्री से कम हो सकता है या फिर 0 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, दैट वन प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जब पॉजिटिव वे में जाएंगे तब, और यदि हम नेगेटिव वे में जाएं तो इसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब रिवर्स वर्क करेंगे तो फ्रीजिंग, और यदि हम फॉरवर्ड करेंगे तो मेल्टिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, बट डायरेक्शन का सिर्फ यहाँ पे वेरिएशन है। डायरेक्शन यदि तुम्हारा लेफ्ट टू राइट गया तो तुम्हारा मेल्टिंग होगा, राइट टू लेफ्ट गया तो फ्रीजिंग होगा। दैट्स ऑल, ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं तो क्या होता है ना कि वाटर उबलने लगता है वहाँ पे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जब वाटर खौलने लगता है तुम्हारा तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले ये बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस क्या होगा, 0 से 100 के तरफ जाना। मतलब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, दिस वन 100 डिग्री सेल्सियस, इसको एक पॉइंट यदि हम कंसिडर कर लें यहाँ पे, तो दैट वन पॉइंट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। ये हो जाएगा तुम्हारा वेपोराइजेशन। और वही चीज़ जस्ट रिवर्स, उल्टा काम करो। मतलब 100 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे हम यदि लाने की कोशिश करें, जस्ट रिवर्स वर्क करें इसका हम, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब कंडेंसेशन, इसका एग्जांपल बहुत सारा है। ठंडा दिन में आप देखते होगे कि आपका यदि विंडो, घर का विंडो यदि आपका ग्लास का है तो आप देखते होगे कि उसके ऊपर पानी का बहुत सारा, मतलब छोटा छोटा बूंद जो जो है सो बैठ जाता है। उसका कारण है कंडेंसेशन। एक्चुअल में क्या होता है ना कि बाहर का टेम्परेचर कम होता है और रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है सो तुमको कुछ ये हैपनिंग होता है यहाँ पे। एक्चुअल में होता है ट्रांसफॉर्मेशन ना, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम लोग जानते हैं हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होता है। तो इसी सिचुएशन में तुम्हारा वहाँ पे कंडेंसेशन के फॉर्म में तुमको दिखेगा। कंडेंसेशन मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कंडेंसेशन मतलब वेपर को हम लोग लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये प्रोसेस उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे फिर हमको उल्टा लाना है। मान लो मतलब आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, तो उस समय उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेचर उसका जो है सो कांस्टेंट है। टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, बट हीट को क्या कर रहा है, वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। और वो हीट जो है सो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट उसके स्टेट को चेंज कर दे रहा है। वो हीट जो है सो डायरेक्ट उसके स्टेट को चेंज कर रहा है। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा कि उसके हीट को हम क्या करेंगे, अब हीट को उसका हम रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट मतलब वहाँ उसका टेम्परेचर को कम करेंगे, और यदि टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होगा डायरेक्ट। जितना हीट को हम दे रहे हैं वो डायरेक्ट एनर्जी, जो हीट एनर्जी है, दैट वन हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द फॉर कन्वर्सन ऑफ, इज कन्वर्टेड टू द फॉर क्रिएटिंग ऑफ द आइस, बोल सकते हो एक तरीके से। मतलब आइस को क्रिएट करने में वो पूरा सारा एनर्जी को लगा दे रहा है। इसलिए वहाँ पे उस पॉइंट पे टेम्परेचर जो है सो कांस्टेंट रहता है। दैट वन 0 डिग्री सेल्सियस इज द कांस्टेंट पॉइंट। इसी पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जब हम एनर्जी को बढ़ाते हैं यहाँ पे तो ऐसे सिचुएशन में मेल्ट होता है, और जब एनर्जी को घटाते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा फ्रीज होता है। दैट्स ऑल। वही प्रोसेस यहाँ पे है। वेपोराइजेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है इसका, मतलब वेपोराइजेशन हो रहा है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम पॉइंट पे गया तो दैट वन द बॉइलिंग पॉइंट। इसको यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एक पॉइंट। इसको बोला जाता है, इस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो और एक चीज़ और इसमें यदि आप नोट में रखना चाहते हो तो नोट में रख सकते हो। नोट है इसमें कि यदि हम किसी को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करें तो कौन सा उसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे सॉलिड टू गैस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है हमको, तो सॉलिड से गैस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैम्फर। कैम्फर मतलब जिसको हिंदी में बोला जाता है कपूर। कपूर को यदि तुम आग जलाओगे ना, डायरेक्ट वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा वेपर में, उसका लिक्विड नहीं, लिक्विड में कन्वर्सन नहीं होता। तो यहाँ पे उसका सबसे बेटर एग्जाम्पल होगा कैम्फर, सॉलिड टू गैस।
ओके। और इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। जब सॉलिड से किसी भी मटेरियल को हम लोग जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। और ये इसका एग्जांपल कौन सा हो गया, कैम्फर। ओके, इसका जस्ट उल्टा काम करते हैं। अब यदि वही प्रोसेस, उसी प्रोसेस को यदि हम रिवर्स करें कि गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट यदि हम करें, तो यदि गैस को हमको डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स काम कर रहा है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट गैस में, तो इसको बोलते हैं डी सब्लिमेशन। इसको बोला जाता है डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन। ओके, तो ये चीज़ हो गया। तो ये पूरा चेंज ऑफ स्टेट है। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, बट यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट लेटेंट हीट। अब देखते हैं हम लोग कि लेटेंट हीट क्या होता है। देखो इसी से सारा चीज़ रिलेटेड है तुम्हारा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट को समझने के लिए हमको यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ स्टेट का कुछ इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। इधर क्या दिखा रहे हैं हम, हीट एनर्जी दिखा रहे हैं, और इधर क्या दिखा रहे हैं, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर टेम्परेचर, इधर हीट है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी मटेरियल, मान लो आइस ही लेते हैं, आइस को ही लेते हैं और उसी को हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आइस है तो किस किस फॉर्म में है वो, सॉलिड के फॉर्म में है। मान लो उसमें उसका टेम्परेचर जो इधर कहीं पे है, मतलब मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, हीट सप्लाई कर रहे हैं। देखो इस पॉइंट पे 0 है, मतलब जो भी है टेम्परेचर यहाँ पे माइनस माइनस में है कुछ। अब यहाँ से धीरे 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 करके हम बढ़ा रहे हैं। क्या चीज़ बढ़ रहा है, इधर राइट साइड में हीट बढ़ रहा है। हीट को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो यहाँ इस पॉइंट पे तो यहाँ पे है, मतलब कुछ टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं इसका टेम्परेचर। फिर कुछ दूर जाएगा, यहाँ पे ये देखो इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे है तो कितना डिग्री सेल्सियस पे, उसमें उसमें टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब हीट एनर्जी इतना दे चुके हैं तो टेम्परेचर में भी डिक्रीमेंट अभी हो रहा है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से कि यूनिफॉर्मली टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो रहा है। यूनिफॉर्मली टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो रहा है। बट अब कंडीशन यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक तो ये आइस में है। यहाँ तक जब हम कन्वर्ट इसको किए अभी तक ये आइस में है। अब क्या होगा कि टेम्परेचर हम देखो अब हीट को बढ़ा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हीट को हम बढ़ा दिए। तो यहाँ से जब हीट को यहाँ तक बढ़ाए तो देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है इसका फेज जो है, मतलब जो आइस है उसका जो कह सकते हैं टेम्परेचर, वो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसी जगह पे इसका फेज का चेंजिंग हो रहा है। तो फेज का जो चेंजिंग हो रहा है यहाँ पे, तो फेज सॉलिड से किस में जा रहा है, तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्सन हो रहा है। तो यहाँ से इस पॉइंट तक जो हीट को ये ऑब्जॉर्व किया, ये जो हीट को अपने अंदर लिया, उसी हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। ये यहाँ से इस पॉइंट तक जिस हीट को ये लिया, इसी हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट, जिसको बोलते हैं छुपा हुआ एनर्जी। छुपा हुआ एनर्जी तो छुपा हुआ हीट, लेटेंट हीट, हिडन हीट बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब ये क्या कर रहा है, सीधा स्टेट को चेंज कर दे रहा है अपना। तो ये हो गया लेटेंट हीट अपना, ठीक है। उसी तरीके से ये 0 डिग्री सेल्सियस पे अब क्या हो गया, यहाँ तक में ये लिक्विड बन चुका है। अब जब लिक्विड बन गया, अब धीरे धीरे टेम्परेचर को, मतलब हीट को फिर बढ़ा रहे हैं। देखो हीट को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ा, कुछ देर बढ़ा, तब तक वो आइस में ही था, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस तक वो आइस में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, कुछ देर तक हीट को लिया। जो हीट को लिया वो फेज को चेंज करने में लिया। और फेज को मतलब जितना हीट यहाँ से यूज किया, ये लेटेंट हीट जो लेटेंट हीट है, इस लेटेंट हीट को वो सिर्फ फेज को चेंज करने में पूरा एनर्जी को लगा दिया। इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आया। उस समय टेम्परेचर इसका क्या था, कांस्टेंट था। तो कह सकते हैं एक तरीके से कि लेटेंट हीट जब होता है उस समय टेम्परेचर जो है सो कांस्टेंट होता है। जब किसी भी मटेरियल का या तो किसी भी मैटर का जो है स्टेट चेंज होता है तो उसी सिचुएशन में टेम्परेचर जो है सो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है आपका। और ये जो स्टेट चेंज करने के समय जितना हीट को ऑब्जॉर्व किया अपने में, वो है उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ तक आया। अब यहाँ से देखो फिर हम हीट को बढ़ा रहे हैं, हीट को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक ये हीट जो है सो बढ़ा, इस पॉइंट तक, यहाँ तक देखो ये यहाँ तक। तो इस पॉइंट पे जो हीट है, यहाँ से यहाँ तक में टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया। कहाँ तक इंक्रीज कर गया, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में टेम्परेचर इंक्रीज कर गया 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो गया। इसी पॉइंट पे जो है सो वाटर जो है सो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
तो अब क्या होगा कि अभी तक इसमें वेपर बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, वेपर बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। अब क्या होगा कि अब यहाँ से जैसे ही हीट को हम देंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट को दिए, ये भी जो हीट को ले रहा है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये क्या करेगा, जितना हीट इस वाटर में हम देंगे, इधर जितना वाटर, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, सीधा क्या करेगा, वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इतना टाइम, मतलब इतना ज़्यादा हीट को वो ले रहा है, और वही लेटेंट हीट, उसी को हिडन हीट बोलते हैं, जो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की हीट को सीधा ऑब्जॉर्व कर ले रहा है। ऑब्जॉर्व करना, या तो एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे कि स्टेट को चेंज करने में लगा दे रहा है, लिक्विड को सीधा किस में कन्वर्ट कर रहा है, वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से कन्वर्सन तुम्हारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि इस जो यहाँ पे जो तुम्हारा लेटेंट हीट है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इस पॉइंट को आप स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ओके। और ये जो तुम्हारा फेज चेंज हो रहा है लिक्विड के लिए, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दिस वन। ये यहाँ से लेटेंट हीट जो है ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ओनली, ओके। आप चाहो तो ये मेल्टिंग यहाँ पे बोल सकते हो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दो, ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना, तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूजन होने में जो हिडन हीट वहाँ पे यूज हुआ, उसी को कुछ इस तरीके से बोला जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेटेंट हीट है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब लिक्विड को सीधा वेपर में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी को यूज किया, उसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि मान लो 1 kg का लिक्विड, मतलब कुछ हम आइस लेते हैं दो डिफरेंट तरीके का, मान लो एक आइस का कुछ टुकड़ा है इतना, इसका 2 kg का है, और एक और आइस का टुकड़ा लेते हैं जिसका हम 5 kg मान लेते हैं कि ये 5 kg का है। दो आइस का टुकड़ा अपने पास है, एक 2 kg का है और दूसरा 5 kg का है। अब हम दोनों में हीट देंगे, दोनों में हम हीट को देते हैं, तो क्या दोनों का जो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, वो तो डिपेंड करेगा, मतलब अब हो सकता है कि ये 2 मिनट में पिघल जाए पूरा, मतलब पूरा मेल्ट हो जाए, और ये जो सो 4 मिनट ले ले, मतलब 2 मिनट ये ले रहा है, ये 4 मिनट ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये, इसको यदि मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि लेटेंट हीट इज द हीट ऑब्जॉर्ब्ड बाय द हीट ऑब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय मास, मतलब पर यूनिट मास के हिसाब से लेटेंट हीट होता है। एक तरीके से यदि इसका तुम यदि इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज्ड, रिलीज मतलब क्या हुआ, छोड़ना, इसको बोलते हैं तुम्हारा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्सन, उल्टा काम, तो रिलीज करना, तब रिलीज वो करेगा एनर्जी को। जैसे कह सकते हो कि हीट को कब रिलीज करता है, मान लो कि चाय तुम्हारा एक गिलास में है और चाय को तुम टेबल पे छोड़ दिए, तो कुछ देर में वो ठंडा होगा, इसका मतलब क्या है, वो हीट को क्या कर रहा है, वो हीट को रिलीज कर रहा है, हीट को छोड़ रहा है वो, ठीक है। और जब हम चाय बनाते हैं वैसे सिचुएशन में क्या होता है, हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जॉर्व, दोनों ही सिचुएशन में बोल सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन में तुम्हारा यहाँ पे लेटेंट हीट होने वाला है, रिलीज करने की सिचुएशन में भी और ऑब्जॉर्व करने की सिचुएशन में भी। तो थर्मल एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जॉर्ब्ड, और ऑब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास ऑफ दैट सबस्टांस, जो भी लो, कोई जरूरी नहीं कि हम आइस को ही ले सकते हैं, कोई भी सॉलिड मटेरियल को ले सकते हो, आप आयरन मटेरियल को भी ले सकते हो, बट हम लोग क्लास 11th में यदि आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे तो वहाँ पे डिफरेंट मटेरियल को हम लोग यूज करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे आइस को ही लेकर के समझना है। पर यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट, change of state called latent heat, called latent heat, this one is the definition of latent heat, okay। मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि थर्मल एनर्जी, जो हीट हम इसमें दे रहे हैं, या तो रिलीज कर रहा है या फिर ऑब्जॉर्व कर रहा है, जो भी है, यदि हीट को लेना होगा मतलब वहाँ से निकालना है तो रिलीज करना हो गया, ऑब्जॉर्व करना हो गया तो वो हीट को ले रहा है।
तो पर यूनिट मास मतलब मास के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो कम मास का है तो कम हीट लेगा, ज़्यादा मास है तो ज़्यादा हीट लेगा। यदि ये 100 जूल ले रहा है तो 100% ये 200 जूल या तो उसे ज़्यादा लेगा। यदि ये 100 जूल लेता है तो ये तो 200 से ज़्यादा जूल लेगा ना एनर्जी को, हीट एनर्जी। तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर यूनिट मास ये हीट को लेता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा लेटेंट हीट का, बेसिकली लेटेंट हीट को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि लेटेंट हीट इज इक्वल्स टू, मैथमेटिकली यदि आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि लेटेंट हीट इज इक्वल्स टू हीट ऑब्जर्व्ड, हीट ऑब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस। इस तरीके से मतलब लेटेंट हीट को एक्चुअली एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एल। ठीक है, और हीट को जो हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल क्यू से करते हैं और मास को एम से करते हैं। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, एल इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एम। ओके, आप यदि इसका यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिख सकते हो। यूनिट क्या होगा, देखो हीट है तो इसका जूल होगा और ये मास है तो जूल पर केजी, जूल पर केजी, और यू कैन राइट दिस वे जूल पर केजी। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, जूल पर केजी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के लिए जो है सो डिफरेंट डिफरेंट लेटेंट हीट होगा। लेटेंट हीट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट डिफरेंट मासेस ऑफ द मटेरियल। मतलब अलग अलग मास के लिए अलग अलग लेटेंट हीट होगा। ठीक है, मतलब तो आप समझ चुके हो। यहाँ पे हम आपको आइस का दो एग्जाम्पल भी आपको दे चुके हैं ऑलरेडी। तो यदि यहाँ से आप Q का फॉर्मूला यदि लिखना चाहते हो, Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मास इंटू लेटेंट हीट, कुछ इस तरीके से। मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको हो गया कि यदि आपको मास दिया हुआ हो, लेटेंट हीट दिया हो, तो आप हीट को कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और एक हम लोग इसमें थ्योरी पढ़े थे ये वाला, यदि इसके पहले यदि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो उसमें क्या देखे थे कि C इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े थे C इज इक्वल्स टू 1/m एंड डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। एक ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो ऐसे सिचुएशन में यदि आपको चेंज ऑफ हीट कैलकुलेट करना हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको लिखना है CM डेल्टा टी। इस तरीके से लिख सकते हो CM, या तो इस ऐसे भी बुक में मिलता है MC डेल्टा टी, एक ही चीज़ है। आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो डेल्टा क्यू, मतलब चेंज ऑफ हीट निकालने के लिए। तो ये स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए कुछ इस तरीके से, जो प्रीवियसली हम लोग ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रहा लेटेंट हीट, और हम लोग इसके पहले चेंज ऑफ स्टेट भी रीड कर चुके हैं। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है इसमें, वो है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं और उसका प्रिंसिपल को भी समझेंगे। कैलोरीमेट्री एक्चुअली, आप यदि कैलोरीमेट्री के बारे में डिस्कस करें तो आप बोतल यूज़ करते हैं पानी को गर्म रखने के लिए। जो पानी को गर्म करने के लिए आप बोतल, मतलब पानी, गर्म पानी को रखने के लिए आप मान लो ठंडा दिन है भी तो आप गर्म पानी बोतल में ले जाते हो। ठीक है, तो वो जो बोतल है उसमें कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वर्क कर रहा है। उसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल को डाला जाता है जिसके कारण जो है सो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो यदि मैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक्चुअली है क्या? कैलोरीमेट्री एक डिवाइस है। कैलोरीमेट्री एक डिवाइस है, और ये डिवाइस करता क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर हीट, टू मेजर हीट। मतलब एक कैलोरीमेट्री डिवाइस है, आप प्रैक्टिकल लैब में आओगे तो आपको दिखाएंगे इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर हीट, ये हीट को मेजर करता है कैलोरीमेट्री। और इसका यदि प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी, आप यहाँ पे पॉइंट डालोगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री इसका प्रिंसिपल है कुछ। इसका प्रिंसिपल क्या है उस चीज़ को समझो। ये बोलता है कि जितना हीट को ये लॉस्ट करेगा, जितना मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितना हीट को लॉस करेगा अपना वो, उतना ही हीट को कोई ऑब्जॉर्व करेगा उसका। मान लो तुम पानी गर्म करके, एक बकेट पानी गर्म करके यहाँ पे रूम में छोड़ दिए, तो पानी कुछ देर में ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पानी का हीट जो ठंडा हो गया उसका रीजन क्या है, उसका हीट जो है सो ट्रांसफर हो गया किसमें, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गया। एयर मॉलिक्यूल्स उसको, उसके हीट को क्या कर लिया, ऑब्जॉर्ब कर लिया। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, जितना हीट उसका बाल्टी बकेट ऑफ वाटर का जो हीट है जितना वहाँ से लूज, मतलब लूज हुआ या तो कह सकते हो लॉस्ट हुआ,
वो गेन कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर उसको गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कोई एक मटेरियल को लेकर के देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कुछ को इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि हीट लॉस्ट, इसका जो प्रिंसिपल है उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हीट लॉस्ट द हॉट बॉडी बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू, मतलब इक्विलिब्रियम को ये बताता है, ठीक है, इज इक्वल टू द gained heat gained by the cold body, by the cold body। कुछ ये प्रिंसिपल है इसका, मतलब हीट लॉस्ट कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो शॉर्टकट में, हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन, हीट गेन कुछ इस तरीके से, तो जितना लॉस करेगा उतना अगला जो है सो गेन करेगा। कुछ इस तरीके से इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। मतलब कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q2, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। तो इसको और बेटर तरीके से यदि समझना है तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर ये किस तरीके से होता है। इसको इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहे हैं कि देखो जितना हीट इसका लॉस हो रहा है उतना ही अगला मटेरियल जो है उसके हीट को गेन कर रहा है। मान लो अपने पास कुछ इस तरीके का मटेरियल है, मान लो हमारे पास दो आयरन का मटेरियल है, एक को जो है सो 100 डिग्री सेल्सियस पे रखे हैं और दूसरा को जो 20 डिग्री सेल्सियस पे रखे हैं, और पहले अलग अलग है दोनों, मतलब सेपरेट सेपरेट है, कुछ इस तरीके से सेपरेट सेपरेट है। अब दोनों को ला करके सटा दिए, एक दूसरे से चिपका दिए ला करके, तो चिपका देंगे तो क्या होगा, इसका जो 100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो इसमें ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो 20 डिग्री सेल्सियस का बॉडी है उसमें इसका टेम्परेचर जो है सो ट्रांसफर होने लगेगा। हम लोग जानते हैं कि हाई टेम्परेचर इज ऑलवेज गोज टू द लोअर टेम्परेचर, तो हाइयर टेम्परेचर ऑलवेज गोज टू द लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर का कन्वर्सन कुछ इस तरीके से होता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा, तो ये कब तक कन्वर्ट होगा, जब तक कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, जब तक कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है कि जो दोनों कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कर दो तो तुम्हारा कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, मतलब कह सकते हो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ये दोनों दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। ये भी मटेरियल 60 का, ये भी 60 का, कुछ इस तरीके से कन्वर्सन होता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि यदि इसका टेम्परेचर कुछ इस तरीके से लॉस होगा तो कितना ये लेगा, मतलब कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया, मतलब कि जितना भी हो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर इक्विवेलेंट में ना आ जाए, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी बोलते हैं। जितना हीट लॉस होगा उतना अगला उसका गेन कर लेगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने पास कुछ एक इस तरीके से कंटेनर लेते हैं जो चारों तरफ से पैक्ड है, फुल्ली पैक्ड, इसको एक तरीके से बोल सकते हो आइसोलेटेड मटेरियल, एक आइसोलेटेड कुछ इस तरीके से है, इसको पूरे सभी तरफ से पैक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक तरफ से खोल करके इसमें वाटर डाल देते हैं, कुछ वाटर को इसमें पुट कर देते हैं, इस तरीके से वाटर डाल दिए इसमें, कुछ इस कंटेनर में वाटर डाल दिए, और इसमें जो है ना, इसमें सिचुएशन ये है कि इसका ना हीट बाहर जा सकता है ना ही बाहर का ही टेम्परेचर को गेन मतलब अंदर आने दे सकता है। तो कुछ इस तरीके से इसका इंसुलेटेड वाल है, ये इसका टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर यदि कुछ है तो वो टेम्परेचर उसका वही रहेगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि बाहर जो है सो इंसुलेटेड कवर लगा हुआ है। इंसुलेटेड कवर लगने से क्या होता है ना कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए हमको कंडक्टर चाहिए, इंसुलेटर में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। यदि हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में जो है सो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि दैट वन इज द इंसुलेटिंग मटेरियल, देयर विल बी नो कन्वर्सन ऑफ द वाटर, there will be no conversion of the temperature from one point to another one point, क्योंकि वो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। तो एक्चुअल में यदि यहाँ पे देखा जाए कि एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर के अंदर एक बॉल को डाल देते हैं, आयरन बॉल, ये रहा आयरन बॉल, इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर, और दोनों का मास डिफरेंट है। यहाँ पे वाटर जो डाले हैं हम, ये तुम्हारा हो गया वाटर और ये हो गया क्या चीज़, बॉल, दो है कुछ इस तरीके से। अब इसका हम ढक्कन को बंद कर देते हैं, इसके ढक्कन को हम बंद कर देते हैं, सराउंडिंग में इसका टेम्परेचर को ट्रांसफर होने नहीं देना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे बोलेंगे कि यदि यहाँ पे लिक्विड है, पहला क्या है लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर,
कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वाटर ही लेंगे, हम कुछ भी ले सकते हैं, मिल्क भी ले सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट वन क्या है, बॉल। नेक्स्ट है अपना बॉल। लिक्विड, लिक्विड का मास को मान लेते हैं m1। एंड नेक्स्ट वन, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मान लेते हैं S1। और टेम्परेचर इसका जो है सो T1 इनिशियल, T1 इनिशियल, क्योंकि इसका टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा किस तरीके से, इसका टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस किसका, लिक्विड का 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और T1 फाइनल, इसका जो फाइनल आएगा वो कितना आएगा, वो हम अभी बताएंगे आपको कितना होगा। एंड ये डेल्टा Q1, मतलब मान लो कि इसका फाइनल टेम्परेचर जो है 33 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 33 डिग्री सेल्सियस। तो 100% जो बॉल का भी टेम्परेचर होगा वो भी तुम्हारा कितना आएगा, 33 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ही डालते हैं कि हमको लिक्विड का मास पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर पता है, और फाइनल जो होगा उसको भी पहले हम लिख दिए। और ये तुम्हारा डेल्टा Q1 है, मतलब चेंज ऑफ हीट, मतलब इसमें जो हीट को हम दिए, इसका हीट में जो कन्वर्सन हुआ वो कितना हुआ, उस चीज़ का ये चीज़ है डेल्टा Q1। मतलब डेल्टा Q1 का मतलब है वाटर का टेम्परेचर या तो लॉस्ट हुआ या फिर गेन किया, कुछ तो किया होगा ये, तभी तो इक्विलिब्रियम में आया। इस तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका 30 डिग्री सेल्सियस है और 33 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मतलब है कि ये गेन किया है, ये गेन किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा ना, तो इसका मतलब गेन किया है। नेक्स्ट वन बॉल। बॉल का मास को हम लोग मान लेते हैं m2 और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 मान लेते हैं, और टेम्परेचर को मान लेते हैं T2 इनिशियल इज इक्वल्स टू, जो है इसका इनिशियल जो आयरन बॉल को इसके अंदर हम पुट किए, उसका जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर के टेम्परेचर से इसका ज़्यादा था। और इसका टी फाइनल जो मिलेगा हमको T2F, ये मिलेगा 33 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों का टेम्परेचर का जब कन्वर्सन होगा तो 100% जब तब तक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो इक्विलिब्रियम में तो आ गया कुछ इस तरीके से 33, इसका भी 33 आ रहा है, ठीक है। और इसका डेल्टा Q2 जो है ये जो है सो लॉस हो रहा है, इसका लॉस कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, Q2 घटेगा और Q1 जो है सो बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका सारा डिटेल ले लिए, ठीक है। यदि टेम्परेचर को यहाँ पे देखा जाए, यदि टेम्परेचर को आप कुछ रिप्रेजेंट करना चाहो इस तरीके से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला बॉडी ना, तो पहला बॉडी के टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं कि T1F माइनस T1I, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इस तरीके से। और डेल्टा T2 के साथ जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ उल्टा हो रहा है, उसका हीट लॉस हो रहा है, दूसरा कौन है, बॉल है ना, तो इसका हीट जो लॉस हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, T2 इनिशियल माइनस T2 फाइनल, क्योंकि देखो फाइनल में इसका जो टेम्परेचर है वो घट रहा है ना, और इनिशियल जो है सो इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा था लेकिन अब इसका टेम्परेचर लॉस हुआ, इसलिए पॉजिटिव वे में लिखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये भी मैक्सिमम माइनस मिनिमम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हम लोग टेम्परेचर को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला को जानते हैं हम लोग ऑलरेडी, वी नो S इज इक्वल्स टू 1/m डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T। इस फॉर्मूला को ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। यदि इस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर S1 होगा, क्योंकि पहला मटेरियल उसी को हम माने। तो S1 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर 1/m1 डेल्टा Q1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1। ये चीज़ हो गया यहाँ पे इस फॉर्मूला से। तो यहाँ से यदि तुम डेल्टा Q1 को सब्जेक्ट करोगे तो आप लिख सकते हो, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा M1 S1 डेल्टा Q1, सॉरी डेल्टा T1 कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे, तो ये डेल्टा Q1 हमको यहाँ से मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा मटेरियल जैसे बॉल है, तो बॉल को क्या माने 2, सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो S2 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर 1/m2 डेल्टा Q2 डिवाइड बाय डेल्टा T2। सो दिस वन डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू M2 S2 डेल्टा T2, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग S1 इज इक्वल्स टू S2, ठीक है। तो एक्चुअल में हम ये दोनों इक्वेशन क्यों निकाले यहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन निकालने का मेरा मेन मोटिव है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इक्विलिब्रियम होता है, मतलब Q1 जो और Q2 दोनों जो से एक समय में ऐसा आएगा कि वो बराबर हो जाता है।
और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का मतलब ही है कि हीट जो है सो दोनों, मतलब हीट जो है वो तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस तरीके से फॉर्मूला में बता रहा है क्या चीज़ कि इधर का हीट और उधर का हीट, मतलब पहला का ऑब्जेक्ट का हीट और दूसरा ऑब्जेक्ट का हीट जो है सो हमको दोनों का बराबर मिलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री टेल्स अस अबाउट इक्विलिब्रियम, है ना, टेल्स अस अबाउट इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, मतलब हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। तो ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्ट इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, या तो बोल सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल है, अभी हम लोग जस्ट देखे, डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q2। बस ये दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे लिख सकते हैं M1 S1 डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू M2 S2 डेल्टा T2, कुछ इस तरीके से। तो एक फार्मूला तो आपको ये हो गया। यदि चेंज ऑफ टेम्परेचर आपको सारा चीज़ दिया हुआ, इसमें कोई एक चीज़ को गायब करेगा, तो किसी एक चीज़ को गायब करता है तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यदि S1 पता है, डेल्टा T1 पता है, S2 पता है, डेल्टा T2 पता है, M2 भी पता है, तो M1 आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर डेल्टा T1 गायब कर दे, बाकी सब चीज़ दे दे, तो डेल्टा T1 भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे। या फिर एक अनदर फार्मूला, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके यदि आप लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो M1 S1, और डेल्टा T1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा T1 की जगह लिख सकते हैं T1 फाइनल माइनस T1 इनिशियल, कुछ इस तरीके से। इसी का तो वैल्यू है ये। इज इक्वल्स टू यहाँ क्या लिख सकते हैं? M2 S2, और यहाँ पे लिख सकते हैं T2 इनिशियल, इसमें उल्टा लिखना पड़ता है ना, T2 इनिशियल एंड T2 फाइनल, कुछ इस तरीके से। तो ये भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। यदि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कन्वर्सन के साथ देगा तो इस फॉर्मूला को भी आप यूज़ कर सकते हो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल फॉर्मूला के लिए, मतलब न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखे चेंज ऑफ स्टेट, जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में किस तरीके से कन्वर्सन होता है, और प्रोसेस को किस किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, किसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, कहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, कहाँ वेपोराइजेशन, कहाँ कंडेंसेशन वगैरह सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। लेटेंट हीट भी देखे। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या था? हीट पर यूनिट मास, L इज इक्वल टू Q/M। फिर देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बताता है कि हायर एनर्जी ऑलवेज गोज टू द लोअर मतलब हायर एनर्जी ऑलवेज गोज टू द लोअर एनर्जी, मतलब हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक समय ऐसा आता है कि वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाता है। उसके लिए कुछ टाइम लेगा लेकिन इक्विलिब्रियम में आ जाता है। हायर टेम्परेचर ऑलवेज गोज टू लोअर टेम्परेचर, ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल पे कुछ इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है, और इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल को देख सकते हो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।